इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि आर्यन खान को अभी जमानत नहीं मिली है। उन्हें आज की रात को भी आर्थर रोड जेल में ही गुजारना पड़ेगा। आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट में अब अपील कर पाएंगे, यह खबर आ रही है। राजेश, ये बताइए ताजा अपडेट, क्यों नहीं आज बेल मिल पाई, क्या वजह रही? राजीव, क्या अपडेट है ताजा, बेल क्यों नहीं मिल पाई? राजीव जी देखिए, लगातार जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे, जिस तरह से अनिल सिंह ने अपनी बातें रखी, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात शुरुआत से कही थी कि इस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जमानत को लेकर सुनवाई नहीं हो सकती। और आखिरकार उन्होंने उनकी इस बात को कोर्ट ने माना और आखिरकार कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले में वो जमानत नहीं दे सकते। अब बचाव पक्ष आर्यन खान में रोक रहे हैं। अरबाज मर्चेंट के वकील कुछ कह रहे हैं, अभी पहले वो सुनाते हैं दर्शकों को। My name is Advocate Ashwini Achari and we were for accused number 2, Mr. Arbaz Merchant. What had happened in the court today? So in the first half before lunch, it was Advocate Mr. Manish Shinde who appeared, and there were lengthy arguments with regards to the maintainability. In the second half also again there were always an issue with regards to the maintainability because it was continuously challenged by the additional Solicitor General. However, and then with Mr. Tariq Sayyed for accused number 2 also argued, and then you had for accused number 3. Again, I mean CCTV was spoken about. चेक कराइए। तो अभी हमने आपको दिखाया कि क्या कह रहे हैं मर्चेंट के वकील। और राजेश के पास एक बार फिर चलते हैं। राजेश, ये बताइए कि जमानत नहीं मिल पाई, इसकी क्या वजह रही, और क्या सिर्फ सेशन कोर्ट के हवाले ही जमानत मिल पाएगी या उसकी ऊपरी अदालत से जमानत मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए, इस कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिलहाल कह दिया है कि एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन थे वो यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि इस कोर्ट को पावर नहीं है इन्हें बेल देना। यही वजह है कि बेल नहीं मिली है आर्यन खान, अब्बास मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को। अब उन्हें सेशन कोर्ट जाना होगा, सत्र न्यायालय जाना होगा, जहां पर ये बेल की सुनवाई होगी और वहां पर जज क्या ऑर्डर देते हैं वो तो वक्त की बात है। लेकिन आज की रात आर्यन खान को जेल में बितानी पड़ेगी। सवेरे से जब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस मामले में तर्क दे रहे थे, तब से वो यही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा बेल एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल हैं। रिया चक्रवर्ती के एक ऑर्डर को उन्होंने साइट किया और कहा कि एनडीपीएस में कोई भी पकड़ा जाता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो जाते हैं, और ऐसे में मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर नहीं है कि वो बेल दे सके। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जयप्रकाश सिंह है जो कोर्ट में मौजूद थे। जयप्रकाश, ये बताइए कि अनिल सिंह ने क्या ऐसे तर्क दिए जिसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उनकी बात मान ली और बेल जो है नहीं मिली आर्यन को? देखिए, अनिल सिंह ने साफ कहा कि ये जो कोर्ट है वो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मामला है ये फिट नहीं बैठता, सेशंस कोर्ट में जाना होगा। और कहीं ना कहीं सेशंस कोर्ट में जाने के बाद ही ये जो बेल है वो ले सकते हैं। बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे हॉट डिबेट्स भी हुए, अंदर जिरा हुई। और सतीश मानिक शिंदे बार बार कहते रहे कि उनके जो मुवक्किल आर्यन खान है वो कोई क्रिमिनल नहीं है। बहुत सारे क्रिमिनल्स बाजार में घूम रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं। बहुत सारे गंभीर अपराध के जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल चुकी है। इनका ये पहला मामला है और इस पहले मामले में इनको कंसिडर किया जाए, ये कोई भी हेम्पर टेम्पर नहीं कर सकते। गवाहों को, सबूतों को ये मानना कि ये बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं इसलिए ये गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये गलत बात है। और इस बिना पर इनको अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने सीधा कह दिया कि मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूं। अगर मुझे रीजनिंग पढ़ने के लिए कहेंगे तो 2 घंटे लूंगा। तब उसके बाद जब सारे वकीलों ने कहा कि ऑपरेटिव पार्ट पढ़िए तो उन्होंने 2 मिनट में ये कह दिया कि सारे जितने भी एप्लीकेशन थे वो रिजेक्ट किए जाते हैं और ऊपरी अदालत में आप लोग जाके अप्लाई करिए। बिल्कुल, जब अनिल सिंह अपनी दलील दे रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो वो साफ कह रहे थे कि जो आरोपी है आर्यन खान वो बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। राजेश, जरा जयप्रकाश से सवाल पूछिए कि राजेश, जयप्रकाश से सवाल पूछिए कि जब आर्यन के पास से कोई भी कॉन्ट्राबैंड बरामद नहीं किया गया है, उनके कंजम्पशन की बात भी पूरी तरीके से स्थापित नहीं है, मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो क्या तर्कों से संतुष्ट दिखे? और यही वजह है कि इस वक्त, और आइए जरा इस केस के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए जरा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अभी अपने संवाददाता के पास चलते हैं। पहले 3 आरोपी की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन।
ये 3 जन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी। तीनों के बेल एप्लीकेशन यही पॉइंट पे थे कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल सुनने का अधिकार है और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने का अधिकार है। और एएसजी, ऑनरेबल एएसजी के साइड से यही आर्गुमेंट था कि क्योंकि ये मैटर सेशंस कोर्ट के पास कमिट किया गया है, इसके लिए सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। अब आप लोग इससे आगे क्या करेंगे, क्योंकि बेल तो रिजेक्ट हो गई है, अब जो अक्यूज है वो जेल में है, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि हम लोग सेशंस कोर्ट मूव करेंगे। हम लोग जितना जल्दी ऑर्डर अपलोड होता है अगले दिन या उसके अगले दिन हम लोग सेशंस कोर्ट में हमारा बेल एप्लीकेशन डालेंगे और वहाँ पे हम लोग यही हमारे पॉइंट्स आर्ग्यू करेंगे कि हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें बाकी लोगों से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बेल दी जाए। थैंक यू। तो आपने देखा, बेल की एप्लीकेशन के लिए अब सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। आर्यन खान के साथ बाकी 2 और लोग जिनकी आज सुनवाई हो रही थी। और राजेश के पास चलते हैं। राजेश, जैसा कि सवाल मैं पहले पूछ रहा था, ये बताया कि कोई भी कॉन्ट्राबैंड आर्यन खान के पास से नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें बेल नहीं दे पाना और सेशंस कोर्ट को यह मामला रेफर करना, इसको किस नजरिए से देखा जाए? राजेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया, आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड्स क्या रहे जिसके वजह से आज बेल नहीं मिली है। मैंने पहले बताया जैसे कि एएसजी लगातार सवेरे से यही जिक्र कर रहे थे कि इस कोर्ट को पावर नहीं है। जब उन्होंने ये बहस खत्म कर ली तब उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वो मेंटेनेबिलिटी पे अपना ऑर्डर दें, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने मेरिट्स पे भी बहस की है कि किन मेरिट्स पर बेल मिलना चाहिए। तो आप भी बताएं कि किस मेरिट्स पर बेल नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद अनिल सिंह ने भी वो तमाम बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि अक्यूज जो है उसके निशानदेही पर अचित कुमार नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अचित कुमार से जो मोबाइल चैट्स मिले हैं उसमें फुटबॉल का जिक्र है और फुटबॉल कोड लैंग्वेज में बड़े ड्रग्स क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, ऐसा एनसीबी के अब तक जांच में आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन पूरे लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े ड्रग पेडलर नाइजीरियन जो कि फॉरेन नेशनल है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो केस आगे बढ़ रहा है, सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इसमें से कोई भी अगर जेल के बाहर जाएगा तो केस से छेड़छाड़ होगी, सबूतों से छेड़छाड़ होगी। यही वजह है कि इन्हें बेल ना दिया जाए, ना रेगुलर बेल दिया जाए, ना इंटरिम बेल दिया जाए। बिल्कुल, दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश, ये बताइए कि अभी जो स्थिति है और जिस तरीके से अभी आज की रात आर्थर रोड जेल में ही आर्यन खान को गुजारनी पड़ेगी, सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन या तो कल मूव किया जा सकता है या फिर सोमवार को, तो हो सकता है सोमवार तक रहना पड़े जेल में ही अगर बेल नहीं मिलती है तो। जी बिल्कुल, देखिए नियम के तहत जैसे कल तक जो है पॉसिबली अपलोड अगर ऑर्डर हो जाता तो उस ऑर्डर को डिटेल ऑर्डर को पढ़ेंगे पहले डिफेंस के वकील, उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। क्योंकि डिफेंस अब ये जानना चाहता है कि आखिर जो ग्राउंड जो डिस्कशन हुए आर्गुमेंट्स के दौरान उनमें से किन बिंदुओं को आज जब फैसला सुनाते वक्त जज ने कंसिडर किया। नॉन मेंटेनेबल लगातार एएसजी की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन ग्राउंड क्या कौन कौन से बिंदु थे। जैसे अगर मान लिया जाए लगातार एएसजी कह रहे थे कि इसमें जो अन्य आरोपी हैं वो बड़े आरोपी, उनके पास से जो क्वांटिटी सीज हुए वो बहुत ज़्यादा है, 27A उन पर लगाया गया है। भले ही आरोपी आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद ना हुआ हो, लेकिन उनसे जो पूछताछ में जो जवाब मिले, खासतौर पे अचित का नाम सामने है जिन्हें पेडलर बताया जा रहा है, उसके बाद जो फॉरेन नेशनल गिरफ्तार हुए, तो जब एक के बाद एक जो आरोपी गिरफ्तार होते गए सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और 27A के तहत मैं आपको बता दूं, देखिए 27A में जो सजा का प्रावधान है करीब 10 से 20 वर्षों तक का है। और भले ही आर्यन खान पर जो है कंजम्पशन का आरोप लगाया गया था शुरुआत में एनसीबी की तरफ से, लेकिन जो चैन निकलकर सामने आई है वो चैन बहुत बड़ी है और इसके तह तक जाने की जरूरत एनसीबी को महसूस हो रही है। और इसी चीज को लगातार एएसजी द्वारा जो कोर्ट में रखा जा रहा था। राजीव सिंह के पास चलते हैं। राजीव सिंह, ये बताइए कि आर्थर रोड जेल के अधिकारी आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या ताजा अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? देखिए, बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। जेल अधिकारियों को भी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी भले अभी तक नहीं मिली, लेकिन मीडिया के हवाले से ही सही, लेकिन उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल गई है, क्योंकि मैंने उनसे व्हाट्सएप पर बात की कि सर बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो उनका ये कहना है
कि अब बेल एप्लीकेशन खारिज हो गया है तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर बेल एप्लीकेशन मंजूर हो गई होती और 6 बजे तक अगर ऑर्डर आता तब हम इस पूरे मामले में आगे प्रोसीजर करते। तो कुल मिलाकर पहली मंजिल पर जो क्वारंटाइन सेंटर अजय जी बनाया गया है आर्थर रोड जेल में, वहां पर आर्यन खान और उनके बाकी के जो अन्य 5 लोग हैं, यानी कि कुल 6 लोगों को इस आर्थर रोड जेल में रखा गया है। जिन कपड़ों में उन्हें यहाँ पर सुबह लाया गया था उन्हीं कपड़ों में रहेंगे। एक बड़ा सा बैरक है पहली मंजिल पर, उसी बैरक में तमाम जो नए कैदी आते हैं जिन्हें क्वारंटाइन नियमों के तहत रखा जाता है कोविड के पीरियड में, उन सभी लोगों को वहाँ पर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में अर्जी मूव करेंगे और वो सेशन कोर्ट उस एप्लीकेशन को तत्काल अगर मानती है, उस पर सुनवाई करती है, तब कहीं जाकर ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक आर्यन खान की रातें मुंबई के आर्थर रोड जेल में बीतेगी। आर्थर रोड जेल का इतिहास वही है जिसमें कभी आतंकी कसाब से लेकर अंडरवर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े सरगना बंद रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आर्थर रोड की जेल में रात काटना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर इन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि किस तरह से उस चीज को जिंदगी में अपने कैसे राजीव। लेकिन इससे बड़ा सवाल एक और है कि हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के केस में कि उन्हें हाई कोर्ट से जाकर बेल मिली थी, तो क्या ऐसे आसार भी हो सकते हैं कि सेशंस कोर्ट से बेल रिफ्यूज हो जाए और आर्यन खान को भी हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलने की उम्मीद बनेगी? निश्चित तौर पर इसीलिए एएसजी अनिल सिंह बार बार 27A का जिक्र कर रहे हैं। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, आर्यन खान का कंजम्पशन को लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन आर्यन खान उस मंडली के सदस्य थे जो मंडली क्रूज पर इस रेव पार्टी के लिए गई थी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो साथ में थे। जब उनके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के चैट को खंगाला गया तो अरबाज का चैट सामने आया जिसमें वो अरबाज से ड्रग्स को लेकर कन्वर्सेशन कर रहे थे। उसके बाद बाकी चैट्स खंगाले गए तो अचित से लेकर उस नाइजीरियन पैडलर तक के व्हाट्सएप चैट सामने आए। तो अभी आने वाले समय में, चूंकि कल ही जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त कोर्ट में ये बात कही गई थी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन की जो कॉपी है वो कोर्ट में रखी नहीं गई है, तो कुछ बातें अभी ज़रूर ऐसी हैं जो एनसीबी की तरफ से कोर्ट में रखी नहीं गई है। अभी आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या रेव पार्टी शुरू हो गई थी उस वक्त रेड की गई, क्योंकि क्रूज जो है समंदर में गया जरूर था लेकिन कितनी दूर गया था, कितने किलोमीटर पहुंचा था, किस वक्त रेड की गई, क्या उस वक्त तमाम लोग नशे की हालत में थे जब रेड की गई थी, ऐसी तमाम बातें हैं। तो जाहिर बात है अगर वहां पर ड्रग्स गया था तो कंजम्पशन के लिए ही गया था। व्हाट्सएप चैट पर अगर बातें हो रही थी, जिन लोगों के बीच में बातें हो रही थी, क्या महज वो सिर्फ बातें कर रहे थे, ड्रग्स साथ में ले गए थे, तो किसी वजह से तो लेकर गए होंगे। इसी वजह से 27 ये लगाया गया है। अचित कुमार, अरबाज मर्चेंट और साथ साथ में नाइजीरियन ड्रग पैडलर और आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट का जिक्र बार बार किया है। आज राजेश आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। ये बात हमने रिया चक्रवर्ती के मामले में भी देखी, आज भी शायद वो बात सामने आ सकती है। सिर्फ इसी की बिना पर आर्यन खान को बहुत ज्यादा देर तक जेल में रख पाना या फिर उन पर मामला चला पाना संभव नहीं होगा। बिल्कुल, शुरुआती जांच के लिए व्हाट्सएप चैट जरूर काम आते हैं क्योंकि उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। उसके जरिए अगर हम एनडीपीएस केस की बात करें तो सीजर्स होते हैं, गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब ट्रायल में मामला जाता है अजय जी तब व्हाट्सएप चैट जो है वो एडमिसिबल नहीं रहते। यही वजह है कि शुरुआती जांच में जब रिमांड लेनी होती है तब व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया जाता है और उसके बिना पर गिरफ्तारियां की जाती हैं और केस जो है वो पुख्ता किया जाता है। सतीश मानेशिंदे ने बार बार कहा कि व्हाट्सएप के चैट्स या आर्यन खान के मोबाइल में जितना भी डेटा हो वो एनसीबी ने ले लिया है, साथ ही फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, तो अब उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने ये कहा कि ये कोर्ट जो है वो इस मसले पर सुनवाई करने के लिए उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए ऊपरी अदालत में उसे भेजा गया है। साथ ही अचित कुमार के मोबाइल चैट्स का भी जिक्र एएसजी ने किया है, अनिल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान और अचित कुमार के बीच में जो मोबाइल चैट्स हैं, उस व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसमें फुटबॉल के बारे में जिक्र है और कोड लैंग्वेज में एनसीबी को समझ आ रहा है कि ये किसी बड़े ड्रग डीलिंग के लिए ये इस तरह की चैट जो है वो की जा रही है और इसी बिना पर वो कन्फ्रंटेशन कराना चाहते थे अचित का और आर्यन का।
और हालांकि पुलिस रिमांड तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब न्यायिक हिरासत में भी वो यही कराना चाहते थे। कोर्ट ने साफ कहा कि आप ऊपरी अदालत में जाइए, ये तर्क वहां रखिए, यहां पर मैं इसमें आगे इस पॉइंट पे नहीं फैसला सुना सकता, इसलिए इसे सत्र न्यायालय में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में भेजा जाएगा। वहां पर जमानत की अर्जी लगेगी और वहां पर फिर से ये सारे फैक्ट जो हैं वो रखे जाएंगे। अजय जी। बिल्कुल। आप दिनेश जरा हमें ये समझाइए कि अगर हम रिया चक्रवर्ती के पूरे ड्रग अब्यूज वाले पूरे मामले को देखें, जिस तरह से उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अभी लगभग 6 महीने बाद भी कुछ भी तरक्की या प्रगति उस पूरे मामले पर नहीं हुई है। कितनी सिमिलैरिटी रिया चक्रवर्ती के केस में और आर्यन खान के केस में आपको दिखाई दे रहा है? आप सब लोगों ने उसे भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था। चार्ट्स के जरिए इनपुट्स मिले, उसके ऊपर जो है कई सारी गिरफ्तारियां हुई। एक बड़ा आरोप जो रिया पर लगा था कि उन्होंने जो है ड्रग्स खरीदने में, साथ ही में खरीदने में फाइनेंस किया था और जो आरोपी थे उन्हें पनाह दी थी। आरोपी कौन था? रिया के जो भाई शौविक थे, उन्हें पनाह दी थी। इस केस में आर्यन के पास से भले ही पोजीशन ना मिला हो, रिया के पास से भी जो है पोजीशन नहीं था ड्रग्स का, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट्स में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। और यहाँ पर भी एनसीबी दलील दे रही है कि ड्रग्स को लेकर बहुत सारी बातचीत जो है उनके चैट से सामने आई है। और इसी चैट से जो है रिया के चैट से आगे के लिंक्स मिले थे, ड्रग्स पेडलर्स के लिंक मिले थे। ये जो आर्यन है, आर्यन के चैट से भी ड्रग्स पेडलर्स के लिंक मिलने की जानकारी जो है, वो दलील जो है वो एनसीबी द्वारा दी जा रही है। एनसीबी ने उस केस में ये कहा था कि किस तरह से जो पैसे को लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी। यहाँ पर भी इस केस में भी एनसीबी का यही कहना है कि आर्यन के चैट को जब उन्होंने खंगाला, तब उन्हें पता चला कि किस तरह से पैसे को लेकर बातचीत हो रहा था और शायद इंटरनेशनल लिंक भी हो सकता। तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें जो है वो सामने आ रही। लेकिन एक बड़े डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पर जो है 27A लगाया गया था और 27A में प्रावधान है 10 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 27A एनडीपीएस एक्ट 27A के तहत अगर किसी आरोपी पर ये धाराएं लगाई जाती तो प्रावधान इतने बड़े सजा का है। और लोअर कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट के पास ये ताकत नहीं होता है कि वो इस धाराओं के तहत अगर कोई केस है तो वो उन्हें जमानत दे दे। ठीक उसी तरह आर्यन खान के केस में भी यही हो रहा है कि आर्यन खान पर भले सिर्फ कंजम्पशन का आरोप हो, लेकिन जो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं और भले वो सेट ऑफ अलग एक्यूज हो, लेकिन सभी आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड। और इसीलिए लगातार एएसजी की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा नेक्सस से लिंक है और ये यहाँ पर फाइनेंस ड्रग्स खरीदने के लिए फाइनेंस किया गया। साथ ही में जो है जो आरोपी थे वो एक दूसरे को पहचानते थे और इसके कई सारे तार अब भी जुड़ना बाकी है। और इसीलिए ये जो लोअर कोर्ट है, इस लोअर कोर्ट में भी जो है ये याचिका मेंटेन नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें ऊपरी अदालत में जाना होगा। तो सेशंस कोर्ट अब दूसरा पर्याय है जहां पर वो जाना होगा। तो एक बड़े बड़े मोटे तौर पर रिया केस में और इस केस में समानता नजर आ रही है। लेकिन जो आर्यन खान है, अगर व्यक्तिगत सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करें तो उनके लिए एक बड़ी बात ये हो सकती है कि कंजम्पशन, सेल और परचेस का चार्ज उन पर लगा है। रिया के ऊपर गंभीर चार्जेस लगे थे, लेकिन ट्रायल के स्टेज में जब भी कभी ये ट्रायल में जाएगा तब वहाँ पे जो एनसीबी को जो है हर एक आरोपी का इंडिविजुअल रोल सबूतों के सहित जो है साबित करना होता है। आर्यन के मामले में इसे साबित करने में क्या क्या सबूत जुटा पाते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होंगे, कोरॉबरेटिव एविडेंस क्या होंगे, चूंकि ड्रग्स आर्यन के पास से नहीं मिला था, तो ऐसे में आर्यन के रोल को, इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी मुद्दे पर और आगे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ एके जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, निर्मल कौल जी, पूर्व डीजीपी झारखंड, और LN राव जी, पूर्व IPS हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूंगा LN राव साहब आपसे। जरा ये बताइए कि आर्यन खान की इस पूरी गिरफ्तारी और उसके साथ साथ अभी जो बेल उन्हें नहीं मिली है, ये केस कितना आसान या कितना मुश्किल है? सबसे पहले तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो कि इसमें मेंटेनेबिलिटी पे सवाल हुआ है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और इस स्पेशल एक्ट की ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेटेड हैं और वो बाय नोटिफिकेशन स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं इसमें सरकार की तरफ से या एनसीबी की तरफ से। तो पर्टिकुलरली बेल के लिए उसी कोर्ट में जाना होता है। तो इसमें खास तौर से दफा 27 भी लगी है तो भी, और 27A भी कहीं लगी है फाइनेंसिंग और हार्बरिंग के लिए, जो 27A है
जो अभी पहले मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि वो 10 साल से 20 साल तक सजा हो सकती है, 1 लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो इन प्रावधान के अंदर अगर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं ये लगी हैं तो उसकी जमानत निचली कोर्ट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। वो मेंटेनेबल ही यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं थी, तो अभी उसकी एप्लीकेशन अगर मेंटेनेबल करनी है तो वो सेशंस कोर्ट, वो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट, हर एक सेशन कोर्ट में नहीं जा सकती, डेजिग्नेटेड एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में ही उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अपना केस रखना पड़ेगा। जहां तक उनके रिकवरी की बात है, रिकवरी शायद उसमें नहीं है, कंजम्पशन के एलिगेशन है, और अगर फाइनेंसिंग के एलिगेशन है तो वो भी नहीं। राव साहब, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अभी तक सिर्फ कंजम्पशन के एलिगेशन है, कोई भी रिकवरी नहीं है आर्यन खान के पोजीशन में, और उसके साथ साथ अभी किसी तरह के कोई और लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं है। व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि इंटरनेशनल रैकेट का शायद भंडाफोड़ हो सकता है। एक व्हाट्सएप चैट्स के बारे में अभी आपसे बात कर रहे थे कोई, तो व्हाट्सएप चैट इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित होते हैं, और उनके साथ में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट्सएप चैट का ओरिजिनल सोर्स क्या है, ओरिजिनल मोबाइल फोन और होना चाहिए। उसके बाद 65B द इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके फोन से वो डाउनलोड किए जाते हैं व्हाट्सएप चैट। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रायल में इन दोनों की बड़ी अहमियत है। अदरवाइज ओरिजिनल सोर्स नहीं है और 65B का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो मान्य नहीं है। वो मान्य तभी है जब ये 2 चीजें साथ रहेंगी, ओरिजिनल सोर्स और सर्टिफिकेट 65B। ये जरूरी है व्हाट्सएप चैट के लिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए वो कैसे उनके तार जोड़ रहे हैं या उसके लिंक जोड़ रहे हैं या किसी और आदमी से जो है उनसे पूछताछ करने का राइट उनका एनसीबी को हो जाता है, बट ट्रायल में उनका इंपोर्टेंस अलग से आता है। आइए जरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। जैन साहब, AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इस केस को आप लगातार देख रहे होंगे और सुर्खियां लगातार ये बटोर भी रहा है। एनसीबी के कार्य करने की प्रणाली पर भी राजनीतिक स्तर पर सवाल भी उठे। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई भी पूर्वाग्रह हो सकता है, पहला, और दूसरा कि जिस तरह से एनसीबी की तरफ से कार्रवाई हो रही है अभी तक देखा जाए तो सबूत के तौर पर बहुत कुछ खास सामने नहीं आ रहा है, तो इसे कैसे आप आंकेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एनसीबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी शाहरुख खान के लड़के से, किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता रखेगा या उससे किसी पूर्वाग्रह से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। ये बात एस्टेब्लिश्ड है कि क्रूज पे ये रेव पार्टी हो रही थी और उसके लिए सब लोग जा रहे थे। इसके लिए उनके पास पूर्व से इंटेलिजेंस थी और वो ऑनरेबल विटनेसेस को भी साथ में लेके गए। इसको किसी ने डिनाई नहीं किया है कि जो और बहुत से लोग हैं साथ में इनके, उन सबसे भी रिकवरी हुई। रही बात व्हाट्सएप चैट्स की रिकवरी का, जो क्या है कंजम्पशन का, अभी तक इनके ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स वगैरह अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, मेरी जानकारी नहीं है। पर ये देखिए एक बड़ा रैकेट है ये, और आपने देखा होगा कि सब्सिक्वेंट अरेस्ट बहुत हुई है, बहुत से ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं। इसका मतलब हाथ सही जगह पड़ा है। अब वो तो हर चीज में हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग व्यू पॉइंट हो गया है क्योंकि वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। मैं समझता हूं कि इसको देश के हित में, अगर कोई ड्रग रैकेट का कोई पर्दाफाश हो रहा है और इससे समाज में कुछ कुरीति हमारी कुछ हद तक दूर हो सकती है, तो इसमें इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए और ये कार्रवाइयां इस प्रकार की लगातार जारी रहनी चाहिए। और शाहरुख खान के बेटे होने के नाते किसी प्रकार का कोई प्रिविलेज आर्यन खान को नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। निर्मल कपूर जी, हमने ऐसे मामले पहले भी देखे हैं। पिछले साल आप लगातार देख रही थी, सुर्खियां बटोर रही थी रिया चक्रवर्ती का पूरा मामला, और उसमें भी उसके साथ कई बड़े नामचीन स्टार्स को बुलाया गया था, एनसीबी के द्वारा पूछताछ हुई थी, फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। क्या ये आम है? क्या इस तरह से आमतौर पर एनसीबी की कार्रवाई रहती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो नशे की बढ़ती लत है एक बहुत ही चिंता का विषय है, विशेष रूप से जो युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। और हमारे समाज में तो कहते हैं समर्थ को नहीं दोष कुसाई। वो एक शक्तिशाली परिवार से आते हैं और जब भी ऐसे प्रभावशाली लोगों की बात होती है, आपने जो पिछले वर्ष की भी बात की, उसमें बहुत सारे प्रभावशाली लोग शामिल थे जिनके इन्फ्लुएंस थे, जो कि बहुत तरह से सिस्टम को मैनेज कर सकते थे, बड़े बड़े वकील ले सकते थे, बहुत कुछ कानून में पेचीदगियां निकाल के मामला लटका सकते थे, मामले को ठंडे बस्ते में डलवा सकते थे कुछ समय के लिए। तो ये तो अगेर ये भी एक वीआईपी केस है जो अभी वर्तमान में हमारे सामने आया है। और वीआईपी केसेस में अधिकतर
क्योंकि प्रभावशाली लोग रहते हैं, पुलिस को और ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है और ज्यादा कड़ाई से पालन करना पड़ता है। और क्योंकि वो श्रेष्ठ जन है, समाज के ऊंचे जन है, बड़े जन है, बाकी युवा, बाकी टीनेजर, बाकी लोग भी इमिटेट करेंगे, उनकी नकल करेंगे कि जो इतने इतने बड़े परिवारों में हो रहा है, जो फिल्म स्टारों के बच्चे कर रहे हैं वो हम क्यों ना करें, जो इतने बड़े मतलब लीडिंग फिल्म स्टार्स के बच्चे कर रहे हैं, या जो खुद में फिल्म स्टार बनने की काबिलियत रखते हैं वो बच्चा कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि रोल मॉडलिंग है, पीयर ग्रुप टाइप का प्रेशर इसमें आ जाता है कि क्योंकि एक स्टेटस सिंबल सा हो जाता है। तो और ये जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं इन पे काबू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रैकेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी है और राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़े, आए दिन हम लोग पढ़ते हैं। कल परसों ही हमने दिल्ली में देखा कि मोहन गार्डन में कोई बहुत बड़ी हेरोइन और बहुत सारी एम्फिटेमाइंस की खेप बरामद हुई। वहां पे तो मोहन गार्डन एरिया में तो आप कभी भी जाइए, जब हम पहले जाते थे, जब जाते थे, अच्छे खासे केमिस्ट्री के जैसे केमिकल लैब के प्लांट्स लगे होते हैं, लोगों ने घरों में वैसे वैसे मिनी यूनिट्स लगाए हुए हैं एंड वो सिंथेसाइज कर रहे हैं ड्रग्स को, ये जो मेथ वगैरह है। और ये जो मामला है इसको तह तक पहुंचना अवश्य है, बहुत आवश्यक है। और आज अगर आप जमानत दे देंगे, सब अपने अपने घर चले गए और एक बार जमानत हो गई, उसके बाद मामले में कोई मोमेंटम, कोई गर्माहट रहती नहीं है, क्योंकि जमानत के बाद तो वो भी सालों साल लड़ने के लिए तैयार है और आप भी अपनी बदली के लिए तैयार हैं, चाहे अभी हो चाहे 3 साल के बाद हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, एक बार गर्माहट जब तक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा ए के जैन साहब आपसे। जैन साहब, आजकल ये आमतौर पर माना जाता है इट्स कूल टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, ये शब्द टर्मिनोलॉजी बार बार यूज किया जाता है नौजवानों के द्वारा, इट्स कूल चलता है, ये कितना आजकल मुनासिब हो गया खास करके इस तरह के मामलों में? देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा और मैं जब हॉस्टल में था 71 से 75 के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ड्रग्स का नामो निशान नहीं था, तब भी था। और इसकी वजह से मैंने देखा, एक दो मेरे साथ के लोग थे तो दे लॉस्ट देयर लिम्स ट्रेन एक्सीडेंट पे कट के बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो ये ड्रग्स तो एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए, और इंडिया को तो इस समय गोल्डन बाउल कहा जा रहा है ड्रग्स के लिए, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर भी है और अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके ड्रग्स इंडिया में पुश किए जा रहे हैं। ये तो मतलब एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। पूरी देश की आबादी, पंजाब के बारे में आप अवगति हैं, क्या हाल है पंजाब का, कितने सुसाइड्स वहां पे होते हैं, कितनी डेथ्स वहां पर होती हैं इसको लेके। तो ये तो एक पूरे हमारे देश के लिए अभिशाप है, और इस पे जितनी सख्ती बढ़ती जाए उतना कम है, और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, ये बताइए कोई ताजा अपडेट, क्या अब जेल की तरफ ले जाया जा रहा है आर्यन खान को? देखिए, आर्यन खान को दोपहर को ही और उनके साथ में 5 उनके जो साथी थे, उन सभी लोगों को आर्थर रोड जेल में लाया गया था। इस वक्त वो आर्थर रोड जेल के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा जो 2 महिला कैदी थी, उन लोगों को मुंबई के भाईखला जेल में रखा गया है। चूँकि कल जुडिशियल कस्टडी दी गई थी अजय जी, लेकिन कल RT-PCR टेस्ट नहीं किया गया था। बीती रात ही RT-PCR टेस्ट किया गया। बिना RT-PCR टेस्ट के किसी कैदी को जेल के अंदर नहीं लेकर जाया जाता। तो फिलहाल RT-PCR टेस्ट किया गया, रिपोर्ट निगेटिव आया और उसके बाद भी उन्हें 7 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाता है। तो फिलहाल आर्यन खान, उनके साथी अरबाज और बाकी के जो 4 अन्य लोग हैं, सारे लोग जो आर्थर रोड जेल है उसकी पहली मंजिल पर जो बैरक हुआ करती थी, उसे क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है कोविड पीरियड में, वहां पर उन्हें रखा गया है। फिलहाल अभी भी आर्थर रोड जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि अभी भी कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है कि बेल रिजेक्ट हुई है या फिर बेल एप्लीकेशन मंजूर की गई है। लेकिन चूंकि मीडिया में इतनी ज्यादा खबरें चल रही हैं, तो ये क्वारंटाइन सेंटर में आमतौर पर कैदियों को कितने दिनों के लिए रहना पड़ता है? देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, जब कोविड आया था और उस वक्त 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब कोविड देश में धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, मुंबई महाराष्ट्र में भी स्थिति फिलहाल बेहतर है। ऐसे में 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है नई गाइडलाइंस के मुताबिक कैदियों के लिए रखा गया है। बिल्कुल। राजेश, ये बताइए कि 7 दिनों तक तो क्वारंटाइन सेंटर में ही रहेंगे, यानी मुख्यतः जेल का दरवाजा शायद न देख पाए आर्यन खान, और उसके पहले उनकी जमानत मिलने के आसार हो सकते हैं, क्योंकि सेशंस कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। बिल्कुल अजय जी,
वकीलों से जो बात हुई, बचाव पक्ष के वकीलों से जो बात हुई है, उनका साफ कहना है कि अब वो सेशन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ पर बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वहाँ पर अपना तर्क रखेंगे और वो जो सारी दलील उन्होंने इस कोर्ट में दी है वही दलील वहाँ पर भी रखेंगे, क्योंकि इस कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट नहीं किया है, मेंटेनेबिलिटी नहीं थी, यही वजह है कि टेक्निकली बेल रिजेक्ट हुआ है। तो जो दो दलीलें उन्होंने यहाँ पे रखी है वही दलील वहाँ रखेंगे। आर्यन खान की तरफ से सतीश माने शिंदे ने बताया कि वो कोर्ट को बताएंगे, सेशन कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से आर्यन हो या अरबाज हो, दोनों एक साथ वहां पर नहीं गए थे, कोइंसिडेंटली वहां पे मिले थे। क्रूज में चढ़ने से पहले ही आर्यन को हिरासत में ले लिया गया था, उनके पास से कोई भी ड्रग्स जो है वो बरामद नहीं हुआ था। साथ ही आर्यन इन्फ्लुएंशियल फैमिली से जरूर हैं, लेकिन वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके पहले भी उन्होंने बताया, इस कोर्ट में भी सतीश माने शिंदे ने साफ साफ कहा जी, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ये सारी दलीलें आज कोर्ट में रखी गई, जरा वक्त की कमी है, इसलिए मैं दिनेश आपकी तरफ रुख करता हूं। दिनेश, ये बताइए, शाहरुख खान ने इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, क्या अब ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं? क्योंकि ऐसे आसार लग रहे हैं कि सोमवार से पहले तो जमानत की अर्जी मूव नहीं हो पाएगी। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी जानकारी जो है शाहरुख परिवार की तरफ से नहीं दी गई है। हाँ, शाहरुख खान या जो गौरी खान है उनकी तरफ से जो मैसेज होता था, जो जानकारी बातचीत उनको कन्वे करनी होती थी, तो वो उनकी जो शाहरुख खान की मीडिया मैनेजर है वो एनसीबी ऑफिस ज़रूर आती थी, वहाँ पे आके जो भी कहना होता था शाहरुख की तरफ से वो एनसीबी अधिकारियों की मौजूदगी में कन्वे कर दी जाती थी। अब चूंकि जेल में रह रहे हैं, तो जैसे अन्य आरोपियों के परिवार है, अगर किसी को मिलना होगा, बातचीत करना हो, तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। लेकिन नए कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक इस जब तक अंडर ट्रायल आरोपी कोई इस कम से कम आर्थर रोड जेल में, तो इस मुलाकात को बंद कर दिया गया है। अब जो आरोपी के परिवार के लोग हैं वो जेल में फिलहाल नहीं मिल सकते कुछ समय के लिए, जब तक कोविड की गाइडलाइंस में और नरमी नहीं बरती जाती। तो जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक न सिर्फ उनका परिवार, अन्य कोई भी सदस्य उनसे मिल नहीं सकता है। वकील चाहे तो कोर्ट की इजाजत लेके जरूर मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।